स्वागत है आपका हमारे इस एस स्मार्ट लर्निंग यूट्यूब चैनल पर। और आज हम पढ़ाने वाले हैं कृतिका भाग 2 मेरे संग की औरतें, जिनका लेखक क्या है मृदुला गर्ग। तो आज यहाँ से स्टार्ट करते हैं। मेरी एक नानी थी जो लेखिका का संस्मरण है। वे अपनी संस्मरण अर्थात याद करके एक कहानी लिखना, उसे संस्मरण कहते हैं। ये एक विधा है। मेरी एक नानी थी, जाहिर है, पर मैंने उन्हें कभी नहीं देखा। लेखिका कहती है कि उनकी एक नानी थी जो अब गुजर चुकी है, उन्हें कभी नहीं देखा। मेरी माँ की शादी होने से पहले ही उनकी मृत्यु हो गई थी। शायद नानी से कहानी न सुन पाने के कारण बाद में हम 3 बहनों को खुद कहानियाँ कहनी पड़ी। यहाँ पे हमें पता चलता है कि लेखिका की 3 बहनें थी और उनकी उनकी जो माँ की शादी से पहले उनकी नानी गुजर चुकी थी। नानी से कहानी भले न सुनी हो, नानी की कहानी जरूर सुनी और बहुत बाद में जाकर उसका असली मर्म समझ में आया। पहले ही इतना जाना कि मेरी नानी पारंपरिक अनपढ़ पर्दानसी औरत थी, जिनके पति शादी के तुरंत बाद उन्हें छोड़कर बैरिस्ट्री पढ़ने विलायत चले गए थे। कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से डिग्री लेकर जब वे लौटे और विलायती रीति रिवाज के संग जिंदगी बसर करने लगे तो नानी के अपने रहन सहन पर उसका कोई असर नहीं पड़ा। न उन्होंने अपनी किसी इच्छा आकांक्षा या पसंद नापसंद का इजहार पति से कभी किया। तो हम यहाँ से समझ सकते हैं कि मतलब उस समय में महिलाओं की स्थिति क्या थी। वहाँ पे उन लोग को बहुत ही ज़्यादा क्या है उन लोग को बहुत ज़्यादा स्वतंत्रता मिलती थी। यहाँ पे नापसंद का इजहार ना कि अपनी आकांक्षाएं इजहार की। उस समय बहुत ही खुले विचार के वे लोग थे। और तो यहाँ टॉपिक पे आते हैं। पर्दानसी। पर्दानसी का अर्थ क्या है? ठीक है, तो पर्दानसी का अर्थ यहाँ निकलता है पर्दा करने वाली स्त्री जो होती है उन्हें पर्दानसी कहते हैं। नेक्स्ट, पर जब कम उम्र की नानी ने खुद को मौत के करीब पाया तो 15 वर्षीय इकलौती बेटी अर्थात लेखिका की जो माँ थी कि शादी की फिक्र ने इतना डराया कि वे एकदम मुहजोर हो उठी। मुहजोर का अर्थ होता है बहुत बोलने वाली। मुहजोर हो चुकी मतलब अब वे पहले तो चुप थी, पर जब अपनी बेटी का ख्याल आया तो उनके लिए एक अच्छा सा पति मतलब वही हम आगे जानेंगे कि उनके लिए एक अच्छा सा पति इच्छा जाहिर की। तो यहाँ पे कहते हैं कि मेरी माँ, ठीक है, लिखा कि माँ की शादी की फिक्र ने इतना डराया कि वे एकदम मुहजोर हो उठी। नाना से उन्होंने कहा कि वे पर्दे का लिहाज छोड़कर उनके दोस्त स्वतंत्रता सेनानी प्यारेलाल शर्मा से मिलना चाहती हैं। सब दंग हैरान रह गए। किससे मिलना चाहती थी? उनके पति, उनके नानी के पति के जो दोस्त है स्वतंत्रता सेनानी प्यारेलाल शर्मा से मिलना चाहती। तो इससे किसी को भी आश्चर्य होगा कि उनके पति के दोस्त से क्या काम है। सब हैरान रह गए। जिस पर्दानसी औरत ने पराये मर्द से क्या खुद अपने मर्द से मुंह खोलकर बात नहीं की थी, आखिरी वक्त में अजनबी से क्या कहना चाहती है। पर नाना ने वक्त की कमी और मौके की नजाकत की लाज रखी। सवाल जवाब में वक्त बर्बाद करने के बजाय फौरन जाकर दोस्त को लिवा आए और बीवी के हुजूर में पेश कर दिया। अब यहाँ मेन टॉपिक पे जानते हैं कि उन्होंने अपने दोस्त के जो पति है प्यारेलाल को क्यों बुलाया। अब जो नानी ने कहा वह और भी हैरतअंगेज था। उन्होंने कहा, वचन दीजिए कि मेरी लड़की के लिए वर आप तय करेंगी। उन्होंने अपनी पुत्री के लिए वर चुनने का अधिकार किसे दिया? उनके पति के दोस्त प्यारेलाल को दिया, क्योंकि वे एक स्वतंत्रता सेनानी थे और खुले विचार के व्यक्ति थे। मेरे पति तो साहब है और मैं नहीं चाहती। वो नानी क्या चाहती थी
नानी जानती थी कि मेरे पति साहब हैं और मैं नहीं चाहती मेरी बेटी की शादी साहबों के फर्माबरदार। अब यहाँ जानते हैं कि फर्माबरदार क्या होता है। फर्माबरदार यहाँ पे आते हैं आज्ञाकारी, मतलब साहबों की जो आज्ञा मानता है उसको फर्माबरदारी, जैसा फर्माबरदार से हो। आप अपनी तरह आज़ादी का सिपाही ढूंढकर उसकी शादी करवा दीजिएगा। उन लेखिका की नानी की क्या इच्छा थी कि जो लेखिका की जो माँ है उनकी शादी किससे हो, एक आज़ाद स्वतंत्रता सेनानी, मतलब आज़ाद व्यक्ति से हो। कौन कह सकता था कि अपनी आज़ादी से पूरी तरह बेखबर उस औरत के मन में देश की आज़ादी के लिए ऐसा जुनून होगा। बाद में मेरी समझ में आया कि दरअसल वे निजी जीवन में भी काफ़ी आज़ाद ख्याल रही होगी। ठीक है, उन्होंने नाना की ज़िंदगी में कोई दखल नहीं दिया, न उनमें साझेदारी की, पर अपनी ज़िंदगी को अपने ढंग से जीती जरूर रही। पारंपरिक घरेलू उपाय और खामोश ज़िंदगी जीने में आज के हिसाब से क्रांतिकारी चाहे कुछ न रहा हो, दूसरे की तरह जीने के लिए मजबूर न होने में असली आज़ादी कुछ ज़्यादा ही थी। यह हम समझ सकते हैं कि दूसरों के जो हिसाब से चलना है ना, तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है। यहाँ बोलते हैं कि अपनी ज़िंदगी से जीना, अपनी मर्ज़ी से जीना चाहिए। यहाँ पे यह बोलता है पारंपरिक घरेलू जो महिलाएं थी जो उबाऊ, मतलब घर में बैठे बैठे उबाऊ हो जाती, ठीक है, और खामोश ज़िंदगी जीने में आज के हिसाब से, ठीक है, आज के हिसाब से कोई मज़ा नहीं है। क्रांतिकारी चाहे कुछ न रहा हो, ठीक है, दूसरे की तरह जीने के लिए मजबूर ना होने में असली आज़ादी। दूसरे के कंट्रोल में नहीं रहना चाहिए, खुद के कंट्रोल में रहना चाहिए। खैर, इस तरह मेरी माँ की शादी ऐसे पढ़े लिखे होनहार लड़के से हुई जिसे आज़ादी के आंदोलन में हिस्सा लेने के अपराध में ICS के इम्तिहान में बैठने से रोक दिया गया था। अतः लेखिका के पिताजी, उनकी शादी IAS के इम्तिहान में बैठने से रोक दिया गया था उन्हें, और जिसकी जेब में पुश्तैनी पैसा ढेला एक नहीं था, वो बहुत गरीब थे। माँ बेचारी अपनी माँ और गांधी जी के सिद्धांतों के चक्कर में सादा जीवन जीने और ऊंचे ख्याल रखने पर मजबूर हुई। हाल उनका यह था कि खादी की साड़ी उन्हें इतनी भारी लगती थी कि कमर चनका खा जाती। रात रात भर जाकर वे उसे पहनने का अभ्यास करती, जिससे दिन में शर्मिंदगी न उठानी पड़े। इतना मतलब उस समाज में इतना महिलाओं के थे बात। खैर छोड़े, आगे बढ़ते। वे कुछ ऐसी नाजुक थी कि उन्हें देखकर उनकी सास यानी मेरी दादी ने कहा था, हमारी बहू हमारी बहू तो ऐसी है कि धोई पोछी और छीके पर टांगती। गनीमत यही थी कि किसी ने उन्हें छीके पर से उतारने की पेशकश नहीं की। क्या नहीं की? क्यों नहीं की? क्योंकि उसकी दो वजह थी। जो ये बात कही कि छीकी पोछी और टांग दी, पर कुछ उसके आगे किसी ने कुछ नहीं कहा। उसकी दो वजह थी। पहली यह है कि हिंदुस्तान के तमाम वासिंदों की तरह उनके ससुराल वाले भी साहबों के खासे अभिभूत थे और मेरे नाना पक्के साहब माने जाते थे। बस जात से वे हिंदुस्तानी थे, बाकी चेहरे मोहरे रंग ढंग पढ़ाई लिखाई सब में अंग्रेज थे। मजे की बात यह थी कि हमारे देश में आज़ादी की जंग लड़ने वाले ही अंग्रेजों के सबसे बड़े प्रशंसक थे। गांधी, नेहरू हो या मेरे पिताजी के घर वाले, भले लड़का आज़ादी की लड़ाई लड़ते लड़ते जेब खाली और शोहरत सिर करता रहे, दबदबा उसके साहबी ससुर का ही था। एक आन बान शान वाले साहब ने उसके सरफिरे लड़के को अपनी नाजुक जान लड़की सौंपी। उसे रोमांचक क्या कोई परिकथा होती। नानी की सनक भरी आखिरी ख्वाहिश और नाना की रजामंदी वे रोमांचक उपकथाएं थी जो कहानी के तिलस्मी को और गाढ़ा बना चुकी थी। दूसरी वजह माँ की अपनी ख्वाहिश थी। उनमें खूबसूरती, नजाकत, गैर दुनियादारी के साथ ईमानदारी और निष्पक्षता कुछ इस तरह घुली मिली थी कि वे परिजात से कम जादुई नहीं मालूम पड़ती थी।
उनसे ठोस काम करवाने की कोई सोच भी नहीं सकता था। हाँ, अगर ठोस और हवाई काम के लिए उनकी ज़बानी राय ज़रूर मांगी जाती थी और पत्थर की लकीर की तरह निभाई भी जाती थी। किनकी लिखा की माँ की। मैंने अपनी दादी को कई बार कहते सुना था, हम हाथी पे हल ना जुतवाया करते, हम पे बैल। ठीक है, तो इसका कुछ अर्थ निकालते हैं। बचपन में ही मुझे इस जुमले का भावार्थ समझ में आ गया था। लेखिका को इस कथन का अर्थ समझ में आ गया जो उनकी दादी ने कहा। ठीक है, हाँ, जब देखा था कि हम बच्चों की मालूमात परवरिश ममतालु परवरिश के मामले में माँ के सिवा घर के सभी प्राणी, मुस्तैद का अर्थ क्या होता है? मुस्तैद का अर्थ होता है तैयार। क्या बोल रहा है कि घर के सभी प्राणी तैयार रहते थे। दादी और उनकी जेठानियाँ ही नहीं, खुद मर्दजात पिताजी भी। पर ठोस काम न करने का यह मतलब नहीं था कि माँ को आज़ादी का जुनून कम था। वह भरपूर था और अपने तरीके से वे उसे भरपूर निभाती रही थी। जाहिर है कि अब जुनून आज़ादी का हो तो उसे निभाना भी आज़ादी से ही चाहिए। जिस तिस से पूछकर उसके तरीके से नहीं, खुद अपने तरीके से आज़ादी जीनी चाहिए। हमने अपनी माँ को कभी भारतीय माँ जैसा नहीं पाया। न उन्होंने कभी हमें लाड़ किया, न हमारे लिए खाना पकाया और न ही अच्छी पत्नी होने की सीख दी। कुछ अपनी बीमारी के चलते भी वे घर बार नहीं संभाल पाती थी। लेखिका की माँ को बीमारी थी और वे घर बार नहीं संभाल पाती थी, पर उसमें ज़्यादा हाथ उनकी अरुचि का था। एक तो क्या था कि बीमारी के चलते घर में काम नहीं कर पाती थी, और दूसरा क्या था कि उनका मन भी नहीं लगता था। उनका ज़्यादा वक्त किताबें पढ़ने में बीतता था, बाकी वक्त साहित्य चर्चाएं में या संगीत सुनने में, और वे ये सब बिस्तर पर लेटे लेटे किया करती थी। फिर भी जैसा मैंने पहले कहा था, हमारे परंपरागत दादा दादी या उनके ससुराल के अन्य सदस्य उन्हें न नाम धरते थे। जैसे क्या है कि हमारे घर में अगर कोई बैठा रहता है तो उसे कामचोर आलसी कहते हैं, पर यहाँ पे है कि उनका एक तो उनका घर में काम में मन नहीं लगता था, उन्हें ऊपर से उन्हें बीमारी थी, तो इसके कारण उन्हें वैसा कुछ नाम नहीं करते थे, कामचोर या फिर आलसी नहीं कहते। ठीक है, ना उनसे आम औरत की तरह होने की अपेक्षा रखते थे, या फिर और घर के सदस्य भी उनसे आम औरत की तरह रहने की अपेक्षा नहीं करते थे। ना ठीक है, उनमें सबकी इतनी श्रद्धा क्यों थी, जबकि वह पत्नी, माँ और बहू के किसी प्रचारित कर्तव्य का पालन नहीं करती थी। साहबी खानदान के रोब के अलावा मेरी समझ में दो कारण हैं कि पहले क्या थे, साहबी खानदान से आए थे उनकी माँ के रोब के अलावा मेरी समझ में दो कारण हैं लेखिका के। पहला, वे कभी झूठ नहीं बोलती थी, और दूसरा, वे एक की गोपनीय बात को दूसरे पर जाहिर नहीं होने देती थी। सबसे बड़ी बात, चुगली करना। अक्सर चुगली सब कर देते हैं, पर यहाँ क्या थे, वे कभी झूठ नहीं बोलते थे, जबकि दुनिया में हर तीसरा इंसान झूठ बोल रहा है। छोड़े, वे कभी झूठ नहीं बोलते थे और वे एक की गोपनीय बात को दूसरे पर जाहिर नहीं होने देते थे। पहले के कारण उन्हें घर वालों का आदर मिला हुआ था। पहले जो कारण था उसके कारण उन्हें क्या आदर मिला था, और दूसरे कारण बाहर वालों की दोस्ती। दोस्त वे हमारी भी थी। माँ की भूमिका हमारे पिता बखूबी निभा देते थे। मुझे याद है, बचपन में भी हमारे घर में किसी की चिट्ठी आने पर कोई उससे यह नहीं पूछता था कि उसमें क्या लिखा है, भले वह एक बहन की दूसरी के नाम क्यों ना हो, और माँ यह जानने को बेहाल हो कि बीमारी से वह उबरी या नहीं। छोटे से घर में 6 बच्चों के साथ सास ससुर आदि भी के रहते हुए भी हर व्यक्ति को अपना निजित्व बनाए रखने की छूट थी। इसी निजित्व बनाए रखने की छूट का फायदा उठाकर हम 3 बहनें और छोटा भाई लेखन के हवाले हो गए। लीक से सीख के अपने पूर्वजों में माँ और नानी ही रही होती तो गनीमत रहती, पर अपनी एक परदादी भी थी जिन्हें कतार से बाहर चलने का शौक था।
यहाँ पे एक प्रक्रिया है लीक से लिखने की, ठीक है। तो सिर्फ पूर्वजों में माँ और नानी ही हो रही होती तो गनीमत रहती, पर अपनी मतलब उनकी जो एक परदादी भी थी, वे उन शौक से कतार से अलग चलती थी। मतलब जो कर रहा है पीढ़ी दर पीढ़ी वो हम नहीं करेंगे, वो अलग करेंगे। तो उनकी जो परदादी जो थी, जिन्हें कतार से बाहर चलने का शौक था, उन्होंने व्रत ले रखा था कि अगर खुदा के फजल, फजल का अर्थ क्या होता है? फजल का अर्थ होता फजल का अर्थ होता है अनुग्रह या दया। तो यह कहता है कि अगर खुदा की दया से उनके पास कभी 2 से ज़्यादा धोतियाँ हो जाएगी तो वे तीसरी दान कर देगी। जैन समाज में अपरिग्रह, अपरिग्रह मतलब संग्रह न करना, किसी से कुछ ग्रहण न करना, ठीक है, अपरिग्रह होता है जैन धर्म में। अगर आप कभी जैन धर्म की किताबें या फिर उनके बारे में अगर जानेंगे तो उनमें एक अपरिग्रह शब्द आता है जिसका अर्थ होता है संग्रह न करना चीज़ों को, ठीक है। कि सनक बिरादरी बाहर हरकत नहीं मानी जाती थी, इसलिए वहाँ तक तो ठीक था। पर उनका असली जलवा तब देखने को मिला जब मेरी माँ पहली बार गर्भवती हुई। मेरी परदादी ने मंदिर में जाकर मन्नत मांगी कि उनकी पतोहू का पहला बच्चा लड़की हो। यह गैर रवायती मन्नत मांगकर ही उन्हें चैन नहीं पड़ा और उसे भगवान और अपने बीच पोशीदा रखने के बजाय सरेआम उसका ऐलान कर दिया। मतलब उन्होंने क्या किया कि भगवान से मन्नत तो मांगा, पर उसका सबको बता भी दिया कि मैंने अपनी पोती मांगी है। वही बात है, ठीक है। लोगों के मुंह खुले के खुले रह गए, क्योंकि उस समय में लड़की मांगना सबसे बड़ी बात थी। जिस समय में लड़की को क्या मतलब उतना सम्मान तो नहीं दिया जाता था, सब लड़कियों का ख्वाहिश ही करते थे, पर उस समाज में वे लड़की मांग बहुत बड़ी बात थी। फिर भी सबके मुंह खुले खुले रह गए। उनके फितूर की कोई वाजिब वजह ढूंढी न मिली। यह भी नहीं हो सकते थे कि खानदान में पुश्तों से कन्या पैदा नहीं होती, इसलिए माँ जी बेचारी कन्यादान के पुण्य के अभाव को पूरा करने के चक्कर में थी, क्योंकि पिताजी की ही नहीं दादी जी की भी बहनें मौजूद थी। हाँ, पहला बच्चा हर बहू का बेटा होता था। खैर, माँ जी ने अपनी तरफ से कोई सफाई नहीं दी, बल्कि बदस्तूर नियम से, हाँ, बल्कि नियम से मंदिर जाकर मन्नत दोहराती रही। पूरा नकुड़ गांव जानता था, मतलब वे जिस गांव में रहते थे उनका नाम था नकुड़ गांव। गांव का नाम क्या था? नकुड़ गांव, ठीक है, ठीक है। तो था माँ जी का भगवान के साथ सीधा सीधा तार जुड़ा हुआ है। बेतार का तार मतलब वही कुछ भगवान से अति प्रेम रखना। इधर वह तार खींचती, उधर टन से तथास्तु बजता। मतलब ये इधर मन्नत मांगा और उधर मन्नत पूरी हो गई। मेरी दादी तो पहली मर्तबा ही में ही तैयार हो गई थी कि गोद में खेलूंगी तो पोती ही। मतलब दादी का पूरा मन था कि अगर गोद में खेलेगी तो पोती ही खेलेगी। पर माँ की जी आरजू किस कदर रंग लाएगी उसका उन्हें भी गुमान न रहा होगा। लड़की की गैर वाजिब जुस्तजू सुन भगवान कुछ ऐसी अफरा तफरी में आ गए कि एक न दो पूरी 5 कन्याएं एक के बाद एक धरती पर उतार दी। भगवान को क्या कहे, माँ जी के सामने तो नामी चोर भी अफरा तफरी में आ जाते थे। माँ जी और नामी चोर का किस्सा होश संभालने के बाद मैंने कई बार, तो जैसे कि माँ जी और नामी चोर का किस्सा होश संभालने के बाद मैंने कई बार सुना था। चोर के दीदार की खुशनसीबी भी हाथ आई थी। तो हुआ यूँ था कि किसी शादी के सिलसिले में नकुड़ की हवेली के तमाम मर्द बारात में दूसरे गांव गए हुए थे। औरतें सज धज कर रत जगह बना रही थी, अर्थात जगराता कर रही थी। नाच गाने और ढोलक की थाप के शोर में नामी चोर कब सेंध लगाकर हवेली में घुस गया किसी को खबर न हुई। पर चोर था बदकिस्मत, जिस कमरे में घुसा उसमें माँ जी सोई हुई थी।
औरतों के शोर से बचने को औरतों के शोर से बचने को वे अपना कमरा छोड़कर दूसरे कमरे में जा सोई थी। मतलब गाना बजाना हो रहा था तो वही शोर आ रहा था, तो उसे अपना कमरा छोड़कर दूसरे कमरे में जाकर सोने चली गई। चोर बेचारा तमाम जोग्राफिया दिमाग में बिठा लाकर उतरा था कि इस रूम में कोई नहीं होगा, पर उसे क्या पता था कि इतनी बड़ी बूढ़ी पुरखिन जगह बदल लेगी। खैर, बुढ़ापे की नींद ठहरी चोर के दबे पाँव की आहट से ही खुल गई। तो बाजी पूछते कौन? बाजी ने इत्मीनान से पूछा कौन? तो चोर बोलता है जी मैं। चोर ने युगों से चला आ रहा पारंपरिक असंगत जवाब दिया। मतलब चोर तो यही बोलेगा ना, जी मैं। सही बोला। तो बाजी समझ गई, ठीक है। तो बोली पानी पिला, बाजी ने कहा। तो चोर कहता है जी मैं। तब तक बाजी बिस्तर के बराबर में टटोलकर देख चुकी थी। लोटा खाली था। ऐसा कर, बाजी ने कहा, ऐसा कर, यह लोटा ले और कुएं से पानी भर ला, पर देख कपड़ा कसकर बांधे रखियो, पर और तरीके से छानियो। पानी को छान कर लाने के लिए कहा। कहाँ से? कुएं पर से। चोर तो घबरा गया और अंधेरे में इन्होंने कैसे जाना कि उसके मुंह पर कपड़ा बांधा है और कमरे में भाग रखी हुई थी। भगवान ने उनका तार जुड़े होने की खबर उसे थी, पर बुढ़िया भाग भी छानती होगी। एकदम यकीन न हुआ चोर को। इसी से कुछ हैरान परेशान हो उठा चोर। जल्दी कर भाई, बाजी ने कहा। तभी बाजी ने कहा बड़ी प्यास लगी है। तो चोर कहता पर मैं तो चोर हूँ। चोर है, डर के मारे बोल दिया, सच कहा गया। तो बाजी का हुआ करे प्यासे को पानी तो पिला, पर देख मेरा धर्म न बिगाड़ियो, लोटे के मुंह से कपड़ा न हटाइयो, हाथ रगड़ कर धो लीजियो और पानी कपड़े से छान कर भरियो। आप चोर के हाथ का पानी पी लेंगी? चोर ने कहा। कहा ना, रगड़ कर धो लीजियो। सब नाच गाने में लगे, तेरे और भगवान के सिवा कौन धरा है जो पिलाएगा। तो यहाँ बाजी ने एक चाल चली कि चोर को वहाँ पानी भरने के लिए भेज दिया और बस पकड़ा जाएगा। तो भगवान वही कहीं उसके बराबर में धरे हैं। सुनकर चोर कुछ ऐसा अकबकाया कि लोटा उठाकर चल दिया। पूरी एहतियात के साथ पानी भरकर लोटा मतलब वहाँ जब पानी लेकर आया तो पहरेदार ने धर दबोचा। कुएं पर देख लिया गया था कि कुआं पे वो पानी भर रहा है। तब माँ जी ने लोटे का आधा पानी पीकर खुद पानी पीकर बाकी चोर को पिला दिया और कहा एक लोटे से पानी पीकर हम माँ बेटे हुए। अब बेटा चाहे तो चोरी कर चाहे खेती। उन्होंने कहा बाजी ने, बेटा बेचारा किस लायक रह गया होगा। सो रोमांचक धंधा छोड़ खेती से लगा। अब वो चोरी करना छोड़कर खेती से लग गया। सालों साल लगा रहा। जब मैंने उसे देखा तो बड़ा भला मानुस बूढ़ा लगा मुझे, डरा डरा हैरान सा। अब खानदानी विरासत कहिए या जीवाणुओं का प्रकोप, उन दो सनकी बुढ़ियों के बीच में अच्छी फंसी। एक तरफ माँ जी के चलते अपनी लड़की होने पर कोई हीन भावना मन में नहीं उपजी। दूसरी तरफ नानी के चलते देश की आज़ादी को लेकर नाहक रोमानी ही रही। मतलब उनके जो घर में था पूरा स्वतंत्रता जैसा माहौल बना हुआ था। अब आते हैं 15 अगस्त 1947 को, जब देश को आज़ादी मिली, यह कहना चाहिए जब आज़ादी पाने का जश्न मनाया जा रहा था, तो दुर्योग से मैं बीमार थी। उन दिनों टाइफाइड खांसा जानलेवा रोग माना जाता था। इसलिए मेरे तमाम रोने धोने के बावजूद डॉक्टर ने मुझे इंडिया गेट जाकर जश्न मनाने में शिरकत करने की इजाज़त नहीं दी। मतलब उन्हें जाने नहीं दिया। डॉक्टर ने कहा कि मत जा। चूँकि डॉक्टर अपने नाना के परम मित्र थे, उनसे ज़्यादा नाना थे, मतलब डॉक्टर ज़्यादा तो नाना ही थे। इसलिए हमारे पिताजी जो बात पर सत्ताधारियों से लड़ते भिड़ते रहते थे, चुप्पी साधे हुए थे।
मैं बदस्तूर रोती कलपती रही। क्या कोई बच्चा इकलौती गुड़ियों के टूट जाने पर रोया होगा? मेरी तब उम्र 9 बरस थी। मतलब उस समय जब आज़ाद हुआ था देश 15 अगस्त 1947 को, तब लेखिका की उम्र तब 9 बरस की थी। इतनी छोटी नहीं कि गुड़िया से बहलती और इतनी बड़ी नहीं कि डॉक्टरी तर्क समझती। तंग आकर पिताजी ने मुझे ब्रदर्स कारामज़ोव ब्रदर्स कारामज़ोव क्या होता है? तो ये होता है, इसके लेखक प्रसिद्धि रूपी उपन्यासकार दस्तावेकी है, दास्तोवस्की है। तो ये लेखक का किताब ब्रदर्स कारामज़ोव उपन्यास पकड़ा गए। किताबें पढ़ने का मुझे शौक था। मेरा अर्थ शौक होता है, शौक था। जब कुछ देर बाद मैंने देखा कि पिताजी को छोड़कर घर के बाकी सब प्राणी पलायन कर चुके हैं थे और पिताजी दूसरे कमरे में बैठे अपनी किताब पढ़ रहे थे, तो रोना धोना छोड़कर मैंने भी किताब खोल ली। एक बार शुरू कर लेने पर उसने मुझे इतनी मोहलत नहीं दी कि दोबारा रोना शुरू करूं। मतलब उनसे अब टाइम नहीं मिला, अब मन लग गया किताब पढ़ने में। करूं या कोई और काम पकड़ूं। उस वक्त ब्राइट्स का आराम जो मुझे देने में क्या चूक थी, तब मेरी समझ में नहीं आया। किताब कितनी समझ में आई वह अब तक नहीं जानती, क्योंकि उसके बाद इतनी बार पढ़ी कि सारे पाठ आपस में गड़बड़ हो गए। कितना पहली बार में पल्ले पड़ा, कितनी बार में कहना मुश्किल है, पर इतना विश्वास के साथ कह सकती हूँ कि उसका पहला अध्याय जो बच्चों पर होने वाले अत्याचार पर था, मुझे पहली बार में ही लगभग कंठस्थ हो गया था। उम्र के हर पड़ाव पर वह मेरे साथ रहा और मेरे लेखन के एक महत्वपूर्ण भाग को प्रभावित करता रहा। जैसे जादू का कालीन मेरा नाटक नहीं, वो 3 किलो की छोरी जैसी कहानियाँ, वह कठगुलाब उपन्यास के कई अंश हैं, उन्होंने अपनी बताई। माँ की मन्नत का असर रहा होगा कि मैं ही नहीं, मेरी चारों बहनें भी लड़की होने के नाते किसी हित भावना का शिकार नहीं हुई। नानी माँ और परदादी की परंपरा बरकरार रखते हुए लीक पर चलने से भी इनकार किए रही, क्योंकि उनके परदाएँ थी वो हट के चलती थी परंपरा से परे, तो इन्होंने भी लीक पर चलने से इनकार किए रहे। पहली लड़की जिसके लिए मन्नत मांगी थी वह मैं नहीं, मेरी बड़ी बहन, अर्थात जो पहली लड़की जो जन्मी थी वो लिखी, यानी उनकी बड़ी बहन मंजुल भगत थी। घर का नाम था रानी, बाहर का नाम था मंजुल। लेखिका अवतार हुआ दूसरी बार मंजुल भगत, क्योंकि लिखना शादी के बाद शुरू किया और अपना नाम बदलकर पति का ग्रहण करने में कोई हीन भावना आड़े नहीं आई, इसलिए पैदाइशी जैन नाम छोड़कर भगत बनी। दूसरे नंबर पर थी लेखिका अर्थात मैं। घर का नाम उमा, बाहर का नाम मृदुला। मैंने भी शादी के बाद लिखना शुरू किया, सो बतौर लेखिका नाम चला मृदुला गर्ग। मुझे याद है जब हमने लिखना शुरू किया उससे कुछ पहले नारीवाद का प्रचलन हुआ। शादी के बाद नाम न बदलने का रिवाज उसी ने चलाया था। किसे? नारीवाद ने। मुन्नू भंडारी का हवाला देकर हमसे पूछा भी जाता था कि आप लोग इतनी पोंगापंथी घर घुस्सू क्यों है, नाम क्यों बदला? हमारे पास इसका कोई ढंग का जवाब नहीं होता था, अब भी नहीं है। पर नाम बदलने से अपने व्यक्तित्व का कोई नुकसान होते मैंने नहीं देखा। पूछने का तो पिताजी से लोग यह भी पूछते थे, 5 बेटियों से आपका मन नहीं भरा, जो हर बेटी के 2-2 नाम रख छोड़े। मुझसे छोटी बहन का जो घर का नाम है वो है गौरी और बाहर का नाम है चित्रा। वह नहीं लिखती, उसका कहना है वह इसलिए नहीं लिखती क्योंकि घर में कोई पढ़ने वाला भी तो चाहिए। खैर, उसके बाद जब चौथी 5वीं बेटी पैदा हुई तो पिताजी ने इतनी बार जमाने की सुनी कि उनका एक एक नाम ही रखा, और रेनू और अचला। 5 बहनों के बाद एक भाई हुआ, राजीव। मजे की बात यह है कि बीच की 2 बहनें ही लेखन से बची रही, अचला और राजीव। बीच की 2 बहनें ही लेखन से बची रही, अचला और राजीव फिर उसमें जा फंसे। अचला मुझसे
8 साल छोटी है और वक्त के बदलाव की लाज रखते हुए अंग्रेजी में लिखती है। कौन? अचला। अचला जो है लेखक से 8 साल छोटी है और वो अब अंग्रेजी में लिखती है। पर राजीव फिर हिंदी के हवाले। पर राजीव क्या? अब हिंदी के हवाले हो गया। हम 4 लिखते हैं और तमाम खानदान हमें पढ़ता है। मेरी ससुराल में मुझे कोई नहीं पढ़ाता। इस तथ्य को हजम करने में मुझे काफ़ी वक्त लगा। फिर उसके फ़ायदे भी नज़र आने लगे। कम से कम घर के भीतर तो मुझे हिंदी आलोचना बुद्धि से 2-4 नहीं रहना पड़ता, अर्थात बुद्धि आलोचना से घिरे नहीं रहना पड़ता। खैर, मैं अपनी नहीं, उन अदेवियों की बात कहना चाहती हूँ जो परदादी की मन्नत के नतीजतन धरती पर आई है और लेखक नहीं बनी। जो बनी उन्हें सांस लेने की जरूरत कुछ ज़्यादा हो समझ में आता है। जैसे कि मेरे पिताजी ने एक बार मंजू से कहा था, कोई दम नहीं घुटता, सांस लेने की जरूरत ही ज़्यादा है। पर यहाँ तो हम सैर तो गैर लेखिका बहने से सवार है शेर। तो यहाँ पे पर यहाँ तो हम शेर तो गैर लेखिका बने सवा शेर। चौथे नंबर वाली रेनू का आलम यह था कि गर्मी की दोपहरी में स्कूल से वापसी पर जब गाड़ी उसे और उससे छोटी बहन अचला को बस अड्डे से लेने जाती तो रेनू उसमें बैठने से इनकार कर देती। उसका कहना था कि यूँ थोड़ा सा रास्ता गाड़ी में बैठकर तय करना सामंत शाही का प्रतीक था, जो शायद था, पर साथ ही पिता के अतिरिक्त लाड़ का भी। और रसोइये को खाना खिलाकर जल्दी फारिग अर्थात क्या होता है? कार से निवृत्ति निश्चित हो जाता है। तो यहाँ पे कि जो रसोइयों को खाना खिलाकर जल्दी से निश्चित करने की लाचारी का भी। माँ तो सब चीज़ों से उदासीन रहती थी, पर पिता काफ़ी कूढ़ते भूनते जब देखते कि अचला गाड़ी में बैठी चली आ रही है और रेनू पीछे पीछे पसीने से तरबतर खराब का अर्थ क्या होता है? धीरे धीरे। तो जो पीछे से है ना, रेनू पीछे से पसीने में तरबतर धीरे धीरे आ रही है। बचपन में एक बार चुनौती दिए जाने पर उसने जनरल थिमैया को पत्र लिखा, उसका चित्र मंगवा लिया था, जो एक मोटरसाइकिल सवार जवान आकर उसके हाथ में दे गया था। पड़ोस में उसका रुतबा काफ़ी बढ़ गया था। गाड़ी में बैठने के साथ उसे इम्तिहान देने से भी परहेज था। स्कूल तो जैसे तैसे पास कर लिया, पर जब बीए का इम्तिहान देने की बारी आई तो वह अड़ गई। पहले मुझे समझाओ कि बीए करना क्यों ज़रूरी है, तब मैं इम्तिहान दूंगी। अगर मुझे यकीन आ गया कि हाँ कोई फ़ायदा है, वरना नहीं। हमने तरह तरह के तर्क दिए। माँ ने कहा पिताजी से पूछो, पिताजी ने कहा नौकरी कर पाओगी, शादी कर पाओगी, लोग इज्जत से देखेंगे, वगैरह वगैरह। कोई तर्क विश्वसनीय नहीं लगा, न रेनू को न खुद उन्हें। आखिर उन्होंने उसी कुतर्क का सहारा लिया जो युगों से माँ बाप के काम आता रहा है। कहा बीए करो क्योंकि मैं कह रहा हूँ करो। रेनू ने बीए कर तो लिया, पर सिर्फ पिता की खुशी के लिए, यानी पास होने लायक नंबर लाकर। सच बोलने में वह माँ से भी 2 कदम आगे है। गनीमत यह है कि आधा समय उसके सच सुनकर लोग सोचते हैं वह मजाक कर रही होगी, इसलिए बिना मेहनत वह लोगों को हंसाए रख लेती थी। आज भी उसे कोई इत्र भेंट करता है तो वह कहती है नहीं चाहिए, मैं तो नहाती हूँ। तीसरे नंबर पर चित्रा है। वह कॉलेज पढ़ने तो जाती थी, पर खुद पढ़ने से ज़्यादा दिलचस्पी औरों को पढ़ाने में रखती थी, इसलिए इम्तिहान में उसके अंक कम और उसके शागिर्दों मतलब दोस्तों के ज़्यादा आते थे। पर अपने यहाँ सब चलता था। उसकी शादी का वक्त आया तो उसने एक नज़र में लड़का पसंद करके ऐलान कर दिया कि शादी करेगी तो उसी से। मुश्किल यह थी कि हमारे माँ बाप ही नहीं, खुद लड़का भी उसके निर्णय से वाकिफ नहीं था। पर उसका कहना था, वह जो सोच लेती है करके रहती है। जो उसकी शादी उसी लड़के से हुई, कोई मुश्किल पेश नहीं आई। आती क्यों? उसने कहा, मैं पहली मुलाकात में ही उसे बतला दिया था कि मैं जो सोच लेती हूँ वो होकर रहता है।
तो उसने बात आगे खींची ही नहीं। पहली मुलाकात में ही हथियार डाल दिए, अर्थात शादी हो गई। हमें सबसे छोटी बहन अचला काफ़ी दिनों तक कुछ कम खिसकी मालूम पड़ती रही। पिता का कहा मानकर पहले अर्थशास्त्र किया, फिर पत्रकारिता में दाखिला लिया, ढंग से पढ़ाई की, पास हुई, फिर पिता की पसंद से शादी भी कर ली। पर उसके आगे लीक पर नहीं चल पाई। वो जो लीक से परंपरा थी लीक पर चलने की, उस पर नहीं चल पाई। घबराकर घर बार में मन ज़्यादा रुचा घर बार में जो मतलब ज़्यादा रुचि नहीं, और मंजुल और मेरी तरह उम्र की 30 बरस पार करते लिखने का रोग लग गया। मतलब शुरू में तो नहीं लिखी, पर जब 30 बरस पार कर गई तब लिखने का रोग लग गया। एक बात हम में एक सी रही, घर बार को परंपरागत तरीके से हमने भले न चलाया हो, उसे तोड़ा भी नहीं। शादी एक बार की और उसे कायम रखा, चाहे तलाक के कगार पर खड़ी चली हो, पर कगार तोड़ डूबी नहीं। शायद इसलिए कि जैसा मैंने अपने पहले उपन्यास में लिख कर डाला था, हम सभी विश्वास करती रही होंगी कि मर्द बदलने से कोई प्रयोजन सिद्ध नहीं होता। घर के भीतर रहते हुए भी अपनी मर्जी से जी लो तो काफ़ी है। शादी के बाद मैं बिहार के ऐसे छोटे कस्बे डालमिया नगर में रही, जहाँ मर्द औरतें चाहे पति पत्नी क्यों ना हो, पिक्चर देखने भी जाते तो अलग अलग दड़बों में बैठते। मैं दिल्ली से कॉलेज की नौकरी छोड़कर वहाँ पहुँची थी और नाटकों में अभिनय करने की शौकीन नहीं थी। मैंने उनके चलने से हार नहीं मानी। साल भर के भीतर उन्हीं शादीशुदा औरतों को पराये मर्दों के साथ नाटक करने के लिए मना लिया। अगले 4 साल तक हमने कई नाटक किए। अकाल राहत कोष के लिए उन्हीं के माध्यम से पैसा भी इकट्ठा किया। वहाँ से निकली तो कर्नाटका के और भी छोटे कस्बे बागलकोट में पहुँच गई। तब तक मेरे 2 बच्चे हो चुके थे, लेखिका के, जो स्कूल जाने लायक उम्र पर पहुँच रहे थे, पर वहाँ कोई ढंग का स्कूल नहीं था। लोगों की राय पर मैंने पास के कैथोलिक बिशप से दरख्वास्त की कि उनका मिशन वहाँ के सीमेंट कारखाने की आर्थिक मदद से हमारे कस्बे में एक प्राइमरी स्कूल खोल दे। पहले उन्होंने कहा, चूंकि उस प्रदेश में क्रिश्चियन जनसंख्या कम थी, इसलिए वे वहाँ स्कूल खोलने में असमर्थ थे। मैंने गैर क्रिश्चियन बच्चों को भी शिक्षा पाने के लायक सिद्ध करते हुए अपना इसरार मतलब अपना आग्रह जारी रखा। तब उन्होंने कहा, हम कोशिश कर सकते, बशर्ते आप हमें यकीन दिलाएं कि वह स्कूल अगले 100 वर्षों तक चलता रहेगा। मुझे गुस्सा आ गया। मैंने कहा, स्कूल की छोड़िए, किसी के भी बारे में यकीन नहीं दिलाया जा सकता कि वह अगले 100 वर्षों तक चलेगा। वो भी गुस्सा खा गए, बोले, खुदा का लाख शुक्र, बच्चों के न पढ़ पाने की समस्या आपकी है, मेरी नहीं। बात कड़वी थी, पर 100% सच। सच के आगे सिर झुकाने की हमारी बचपन की आदत थी। मैंने तय कर लिया कि मैं खुद अंग्रेजी, हिंदी, कन्नड़ 3 भाषाएं पढ़ने वाला प्राइमरी स्कूल वहाँ खोलूंगी और कर्नाटक सरकार से उन्हें मान्यता भी दिलवाऊंगी। वहाँ के अनेक मेहनती और खिसके लोगों की मदद से यह व्रत पूरा हुआ। मेरे बच्चे तथा अन्य अफसरों के बच्चे उस स्कूल में पढ़े। बाद में अलग अलग शहरों के अलग अलग ख्यात स्कूलों में दाखिला भी पाए। ऐसे अनेक मौके आए जब मैंने अपने जिद्दीपन के नमूने पेश किए। मतलब लेखिका जिद्दी थी, पर सबसे ज़्यादा उसने मंच पाया मेरे लेखन में, जो शुरू से अब तक लीक से खिसका, अपनी राह खुद तलाशता रहा। पर सब कुछ कर लेने पर भी मैं अपनी छोटी बहन रेनू के मुकाबिल नहीं पहुंच सकती। 1950 के अंतिम दौर में एक रात दिल्ली में एक साथ 9 इंच बारिश हुई। दिल्ली की खासियत यह रही कि थोड़ा पानी बरसते ही वहाँ के नालों में बाढ़ आ जाती है। पुलों के नीचे पानी भर जाता है और तमाम यातायात ठप हो जाता है। यह कयामती बारिश के बाद तो सरकारी दफ्तरों के पहले तल्लों से फाइलें पानी में तैर रही थी। अगली सुबह किसी तरह का कोई वाहन सड़क पर नहीं निकला था। जाहिर है कि रेनू के स्कूल की बस भी उसे लेने नहीं आई। रेनू ने कहा, कोई बात नहीं, मैं पैदल चली जाऊंगी। सबने समझा, स्कूल बंद होगा, मत जाओ। उसने कहा, आपको कैसे पता? इस सवाल का माकूल मतलब क्या होता है? इस सवाल माकूल मुनाबिस मतलब अच्छा
इस सवाल का अच्छा जवाब किसी के पास नहीं था। हमारे यहाँ फ़ोन ज़रूर लगा हुआ था, स्कूल में भी रहा होगा, पर बारिश के चलते वह ठप पड़ा हुआ था। तो रेनू अकेली पैदल स्कूल चल दी। गनीमत यह थी कि बारिश एकमुश्त बरस देने के बाद थम गई थी। सड़कों पर पानी था और पर और बरस नहीं रहा था। तो रेनू 2 मील पैदल चलकर स्कूल पहुंची। जैसा हमने कहा था वह बंद था। चौकीदार रेनू को देखकर दंग रह गया, पर रेनू को कोई मलाल नहीं था। वह वापस 2 मील चलकर घर पहुंची। सबने कहा, हमने पहले ही कहा था। उसने कहा, स्कूल बंद था तो मैं वापस आ गई। इसमें आपका कहना कहाँ से आ गया? सोचती हूँ कैसे रोमांच का अनुभव हुआ होगा उसे उस दिन। जगह जगह पानी से लब करते सुनसान शहर में निचाट अकेले अपनी धुन में मंजिल की तरफ चलते चले जाना। सच अकेलापन का मज़ा ही कुछ और है। तो वीडियो ख़त्म हो चुका है। वीडियो का एंड यही है और नेक्स्ट वीडियो के लिए नेक्स्ट पार्ट में हम इसका क्वेश्चन से करवाएंगे। तो हमारे वीडियो से जुड़े रहने के लिए धन्यवाद।